बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। एक गुज़रगाह पे बैठा एक शख्स भीख मांग रहा था और उसने जहाँ वो बैठा था उसने साथ एक बोर्ड रखा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि मैं अंधा हूँ और मैं नहीं देख सकता, मेरी हेल्प करें। तो लोग गुजर रहे थे, गुजरते हुए कुछ लोग हेल्प कर रहे थे और ज़्यादा लोग गुजरे जा रहे थे। तो एक वहाँ से एक प्रोफेसर का भी गुजर हुआ। वो एक टीचर था, वो एक उस्ताद था। उसने जब वो जो तहरीर लिखी हुई थी उस पर उसने नज़र डाली और पढ़ा उसे, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने उस तहरीर को रीअरेंज किया। उसने लिखा कि आप इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं जबकि मैं इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा नहीं कर सकता। तो अब वो पास बैठ गया। तो अब उसने देखा कि जो भी शख्स गुजरता है उसे पढ़ता है तो वो उसकी कुछ हेल्प कर देता है। तो जो वो नाबीना शख्स मांग रहा था, भीख मांग रहा था, उसने महसूस किया कि पहले की बनिस्बत अब कुछ ज्यादा जो है वो लोग ताउन कर रहे हैं। उसने पास बैठे शख्स के साथ गुफ्तगू की और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है कि पहले बहुत कम लोग हेल्प कर रहे थे और अब कुछ ज्यादा लोग हेल्प कर रहे हैं। तो उस शख्स ने बताया कि हम अपना पैगाम, अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब नहीं करते। हमारे जो अल्फाज का चुनाव है वो कुछ बेहतर नहीं होता। जिस तरह कोई भी शख्स अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो अगर वो अपने अल्फाज का बेहतर चुनाव करे तो वो ज्यादा अच्छे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। हम चाह रहे होते हैं कि हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाएं बहैसियत उस्ताद, टीचर्स। जब हम अपने काम को बच्चों तक या दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अल्फाज का बेहतर इंतखाब करना चाहिए ताकि हम बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकें। हम क्लास में काम करते हुए हम चाह रहे होते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है वो जल्दी से बच्चों की समझ में आ जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम पहले से अपने अल्फाज की तरतीब बेहतर करें। हम उन अल्फाज का इंतखाब करें जो आसान हो और आसान फहम हो ताकि वो जल्दी से दूसरों तक बात उनको समझ आ सके। आज आपके साथ मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ नया एक टॉपिक है वो मैं डिस्कस करता हूँ। मैथमेटिक्स में जो है ये सब लोगों के जो है वो ज़रूरत है। सब लोग चाहते हैं कि हम इसमें ज़्यादा महारत हासिल कर सकें। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ ये जो टॉपिक है इसकी ज़रूरत सिर्फ एक मखसूस तबका को नहीं है। यानी ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक जो है वो कोई छोटी क्लास के साथ नहीं है या इसका ताल्लुक जो है वो प्राइमरी क्लास के साथ नहीं है या इसका ताल्लुक जो है वो मिडिल के साथ नहीं है या हाई के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो तमाम टीचर्स के लिए है। सब लोगों के साथ इसका ताल्लुक है। हम अमूमन पढ़ते रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। टेबल पढ़ना, पहाड़ा टेबल हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? इंग्लिश में जब आप कोई टेबल पढ़ते हैं तो उसका किसी को सही प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
मैं अगर 2 का टेबल आपसे डिस्कस करूं, अब आपको लग रहा होगा कि हम छोटे बच्चों वाला काम करने लगे हैं। तो ये छोटे बच्चों वाला काम नहीं है, बड़ा जरूरी है। ये आज आपके लिए एक गिफ्ट है कि आपने टेबल पढ़ना कैसे सीखा है या कैसे पढ़ते आ रहे हैं। आप जरा अपने जेहन में सोचें या उसे प्रोनाउंस करें। आप पढ़ें जरा कि आप 2 का टेबल कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। आपको क्लियर पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं असल में जो सही लफ्ज है मैं वो पढ़ूंगा। आप टेबल ऐसे लिखते हैं। अब आप इसको पढ़ते कैसे हैं, अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये आपके लिए एक बिल्कुल नई बात है और आपके लिए है भी ये एक गिफ्ट। 2 1 is 2 क्या है? 2 1 is 2। ये कांस्टेंट रहता है, यानी ये चेंज नहीं होगा। 2 यहां पे 2 और फिर आप 4 लिखेंगे। आप टेबल इसी तरह लिखते हैं। अब है क्या ये 2 1, ये 1 is 2। पहला चूंकि सिंगल होता है उसके लिए हम इस का इस्तेमाल करते हैं। 2 1 is 2 और उसके बाद इसने चेंज नहीं होना। ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते जाएंगे। आप इसी तरह टेबल पढ़ते हैं, इसी तरह टेबल लिखते हैं। 2 1 is 2, 2 2s, ये 2 प्लूरल हो गया, ये 2 जमा का हो गया, इसलिए आपने इसके साथ s का इजाफा किया। और जब आप s का इजाफा करते हैं तो उसके साथ आप r इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ आपने इस लगाया। 2 1 is 2, 2 2s are 4। अब आप दोबारा इसको पढ़ें। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। अब आप इसी तरह अब आप 3 का टेबल पढ़े, इसी तरह 4 का टेबल पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या अब तक पढ़ते आए हैं और असल में है क्या। यानी ये है 2 1 is 2, 3 1 is 3, 4 1 is 4, 5 1 is 5। पहला सिंगल, उसके साथ आप s नहीं लगाते और उसके साथ इस का इजाफा होता है। जब आप उसके बाद आप पढ़ेंगे, अगर 5 का टेबल है तो 5 2s are 10, यानी 2 आपने उसके साथ s का इजाफा किया तो फिर आप उसके साथ r लगाएंगे। तो आप इस टेबल को इसी तरह प्रोनाउंस करें और इसी तरह अपने बच्चों को भी आप आज के बाद इसको पढ़ना लिखना सिखाएं। तो कितना जो है वो आपके लिए एक नया टॉपिक है, एक नई बात है जो आज आपको सीखने को मिली। अब एक और टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूं, वो भी सबके लिए है और आज आपके लिए ये दूसरा गिफ्ट है। डमास रूल हम करते हैं, उसका इस्तेमाल हम यही करते हैं। हम डमास रूल इस्तेमाल करवाते हैं, यानी हम लिखते हैं इसी तरह हम लिख के और बच्चों को उसी तरह हम समझा रहे हैं कि जी सबसे पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है और फिर सब्ट्रैक्ट है। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। सबसे पहले डिवीजन ही है, फिर हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, फिर ऐड ही करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी है, आज आपने वो सीखनी है कि ये पहले डिवीजन ही क्यों है, पहले मल्टीप्लाई ही क्यों है,
ऐड ही क्यों है और फिर सब्ट्रैक्ट ही क्यों है, इस पर हम आज काम करेंगे। सबसे पहले आपने ये सीखना है कि आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्री जुमला आपने पढ़ा है, वो कैसे बनता है। आपको थोड़ा अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। आप नाइन्थ क्लास में अगर आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ अगर आप जाएं, नाइन्थ साइंस के चैप्टर 4 पर, तो पूरी डिटेल के साथ उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वहां पे डिफाइन किया गया है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये 4 अवामिल, अलजेब्री अवामिल, ऑपरेटिंग फंक्शन भी इनको कहते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ज़रब और तकसीम, ये है ऑपरेटिंग फंक्शन अलजेब्री अवामिल। जब इन चारों का इस्तेमाल होता है तो बनता है अलजेब्री जुमला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम प्लस का, माइनस का, ज़रब का या तकसीम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अलजेब्री जुमला बनता है। मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3 + 5, 2 - 1, 3 / 2, या आप लिख दें 6 × 5। तो ये अलजेब्री जुमले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह आपने वहां पे पढ़ा है, जो चैप्टर नंबर 9 है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो ऐसे लिखा होता है 4x + 3y, इसी तरह 2y / 3z। ये आपने इसी तरह के वहां पे अलजेब्री जुमले पढ़े हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। जब आप इन चारों को इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लस, माइनस, ज़रब और तकसीम, जब इन चारों का इस्तेमाल करते हैं तो बनता है अलजेब्री जुमला, यानी ये बनेगा अलजेब्री जुमला बनेगा। अब उसके बाद आपने वहां पे एक और चीज पढ़ी है, एक और नया पढ़ा है, वहां पे लिखा है टर्म, यानी आपने पढ़ी है रकम। जुमले के बाद बनती है रकम। तो जो रकम है इसमें 2 अवामिल इस्तेमाल होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। यानी जो रकम है उसमें 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं, प्लस और माइनस। इन 2 अवामिल को जब इस्तेमाल करते हैं, या ये 2 ऑपरेटिंग फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे पास टर्म बनती है। सपोज में अगर आप इसकी बात करूं तो अब आप ये देखें, इसमें टर्म कितनी है, 4x + 3y। चूंकि प्लस का इस्तेमाल हुआ है तो हम कहेंगे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यानी आपके पास एक 4x की टर्म है और एक 3y की टर्म है। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके दरमियान में साइन इस्तेमाल हुआ है तकसीम का, जो कि यहां पे नहीं है। प्लस और माइनस का इस्तेमाल होगा तो टर्म बनेगी, जबकि यहां पे तकसीम का इस्तेमाल है। तो अब आप देखें कि इस तरह 2y / 3z, तो ये एक टर्म है, यानी ये 2 टर्म नहीं है, ये एक टर्म है। अच्छा, ये 2 टर्म क्यों है और ये एक टर्म क्यों है, ये भी एक नई बात है। देखें, आप 4x + 3y, क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी इनको आप क्या जमा कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 4x + 3y ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। इनको ऐड करके हम ये नहीं कह सकते कि 4 + 3 7xy, ये नहीं हम कर सकते। यानी इसको अगर हम ऐड कर लें
ये बन जाएगा 4x प्लस 3y, तो ये बन जाएगा जी 7xy। तो हम ये नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड यानी ऐड करना है, यानी हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2y ओवर 3z। आपने इसको इकट्ठा लिख लिया है, जबकि इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सके। तो ये है टर्म। टर्म किससे बनती है? प्लस और माइनस से। प्लस और माइनस का जब इस्तेमाल होगा तो उससे बनेगी टर्म। जब मल्टीप्लाई और डिवीजन का इस्तेमाल होता है तो वो सेम टर्म होती है, यानी उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक और अगर आप एग्जांपल देखें, इसको अगर आप मजीद और थोड़ा आगे लेके बढ़े, यानी मिसाल एक और लिखने लगा हूं, वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। आप देख सकते हैं 3 कबूतर जमा 2 तोते। अब आप देखें, क्या 3 कबूतर और 2 तोते, क्या ये ऐड करके इकट्ठे करके तो ये 5 कबूतर बन सकेंगे? क्या ये 5 तोते बन सकेंगे? नहीं बन सकते। हाँ, क्योंकि जो टर्म होती है वो प्लस और माइनस से, ये दो चुके, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग जिन्स में, ये अलग जिन्स में है। इसी तरह 4x प्लस 3y ये अलग अलग है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो जो टर्म है वो बनती है प्लस और माइनस से। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे टर्म नहीं बनती। मैं एक और आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, आप उसको देखें। 3x माइनस 2y मल्टीप्लाई 3z। अब आप देखें, इसमें आप पहचाने कि टर्म कितनी है। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो इसे हम कहेंगे कि ये एक टर्म है, और 3x इसके दरमियान में चूंकि माइनस है लिहाजा ये एक अलग टर्म हो जाएगी। यानी ये अलग रकम है और ये दोनों को ऐड करके मिला के मल्टीप्लाई करके तो ये एक टर्म बन जाएगी, एक और ये हो जाएगी एक टर्म। अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं इस डमास रूल को। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई, यानी ये एक टर्म होती है, इनको एक टर्म बनाया जाता है। उसके बाद आप उसके बाद एडिशन और उसके बाद फिर आप सबट्रैक्शन करते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप उसको पहचानने के बाद आप डमास रूल इस्तेमाल करें। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 तकसीम 2 और माइनस 6। आप इस एग्जांपल को देखें। 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6। अब आप पहचाने कि आपके पास, देखिए सबसे पहले टर्म को पहचानना होता है। तो पहले आपके पास है 3 और 8 एक टर्म है, 6 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास एक टर्म है। उसके बाद है माइनस और फिर ये है सिंगल टर्म। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बनाएंगे। 3 8 24। उसके बाद आप इसको आप डिवाइड कर लें, 6 आप 2 के साथ आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद आप इसको उसके साथ जो लास्ट वाली एक टर्म है इस्तेमाल करेंगे। अब आप ऐड करें 24 प्लस 3,
ये बन गया 27 माइनस हो गया 6। अब आप देखें, आप इसमें से 27 में से अब आप 6 को आप निकाल दें तो ये आपके पास बन जाएगा 21। तो ये आपका है आंसर इसका। अब आपने इसी तरह कुछ आप एग्जाम्पल्स को लें, यानी आप अपने किसी क्लास की किताब में से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखें और उसके बाद उसमें से सबसे पहले टर्म को पहचानें। जब आप टर्म को पहचान लेंगे तो फिर आप डमास रूल का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा कि बजाय आप डमास पहले आप सिखा दें कि पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे बच्चे आपके, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। और बार बार देखा गया है कि आप एक क्वेश्चन को एक दफा सॉल्व करते हैं, वो गलत हो जाता है, फिर आप कोई दूसरे तरीके से करते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर आप किसी और तरीके से करते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो इसके पीछे एक थ्योरी है इसका पता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, टर्म को पहचानना, कि जब आप उस क्वेश्चन में से या ऐसे जो सवाल आता है उसमें उनमें से जब आप पहचान लेंगे टर्म को, जब आप टर्म पहचान लेंगे फिर आपके लिए ये डमास रूल का इस्तेमाल बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू।